हेलो एवरीवन। तो आज हम अपने चैप्टर नंबर 38 कंप्यूटर टोमोग्राफी पेशेंट रेडिएशन डोज में क्लास नंबर 3 पढ़ेंगे। ठीक है, इसका हमने ऑलरेडी 2 क्लासेस हमने देख चुके हैं। ठीक है, जिसमें हमने कुछ कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लिए थे। डोज मॉड्यूलेशन तक हमने कवर कर लिया था। तो आज हम देखेंगे CTDI। व्हाट इज़ दिस? इसकी फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर टोमोग्राफी डोज इंडेक्स। ठीक है, मतलब CT डोज इंडेक्स पेज स्टैंड करता है। अब ये हम क्यों यूज़ करते हैं, पहले हम देखेंगे कि जो नॉर्मल एक्सरेज थे, ठीक है, इन एक्सरेज डोज को किस चीज़ में मेज़र करते थे, हम ईजिली हम मेजर कर सकते थे। जैसे इसकी यूनिट होती थी, हम यूज़ करते हैं मिलीग्रे पर MAS। ठीक है, MAS ही। और क्या हम यूज़ कर लेते थे, और मिली रॉन्जन पर MAS। ठीक है, मतलब इस यूनिट को यूज़ करके हम अपनी एक्सरेज में जितनी डोज लगती है उसे हम मेज़र कर लेते थे। ठीक है, और फ्लोरो में हम क्या कर लेते थे कि इसमें क्या करते थे, जैसे मिलीग्रे पर MAS है, इसमें हम क्या करते थे मिलीग्रे पर मिनट, अकॉर्डिंग टू मिनट हम अपना रेडिएशन एक्सपोजर कितना लग रहा है उसे हम कैलकुलेट कर लेते थे। और या फिर मिली रॉन्जन पर मिनट का फॉर्मूला लगाकर हम अपनी जो डोज थी उसे मेजर कर लेते थे। ठीक है, बट अब सिटी में क्या हुआ, जैसे जैसे एक्सरेज में क्या है कि एक साइड से रेडिएशन आएगी, ठीक है, और दूसरी साइड IR पे हमारी इमेज बन जाएगी। ठीक है, और वो 2D में हम काउंट करते हैं। ठीक है, 2D इमेजेस हमारे पास आती हैं। और सिटी में क्या है कि सिटी में हम एक तो मल्टीपल स्लाइसेस लेते हैं कि एक बॉडी पार्ट की हर साइड से, एक्सियल पोर्शन से, सैज पोर्शन से और कॉर्नल पोर्शन से हम इमेजेस ले रहे हैं। ठीक है, मतलब बॉडी को अलग अलग साइडों से जैसे काट कर अलग अलग स्लाइसेस ले रहे हैं, मल्टीपल स्लाइसेस ले रहे हैं। और इसमें क्या हो रहा है, हमारी बीम रोटेट कर रही है, जिसमें क्या है कि हमारी जो एक्सरे ट्यूब है वो 360, मतलब ऐसे ये पेशेंट है तो ऐसे ऐसे इसके अराउंड, पेशेंट के अराउंड 360 डिग्री पे घूमती है। ठीक है, उससे क्या होता है कि मतलब एक तो डोज ज़्यादा लगती है। ठीक है, और उससे ऐसे भी नहीं है कि एक पॉइंट पे जितनी डोज लग रही है हम उसे मेजर कर लें। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इन सिटी मतलब सिटी डोज में को मेजर करना डिफिकल्ट होता है बिकॉज बीम रोटेट्स। ठीक है, मल्टीपल स्लाइसेस लेते हैं। सो वे स्पेशल एक अलग से टर्म यूज़ करते हैं जिसे हम बोलते हैं CTDI। इस टर्म का यूज़ करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाँ कितनी डोज लगी। ठीक है, देन उसके बाद आता है जो एवरेज रेडिएशन डोज इन CT स्कैन है, वो क्या है, स्टैंडर्ड वे, मतलब CTDI क्या है, एक एवरेज रेडिएशन डोज को मेज़र करने का CT स्कैन में एक मेथड है। ठीक है, जैसे हम स्पेशल टर्म बोल रहे हैं CTDI, ये मतलब CT स्कैन में कितनी एवरेज डोज लगी है उसे हम कैलकुलेट कर सकें, वो मेथड है CTDI। ठीक है, स्टैंडर्ड वे टू मेजर द रेडिएशन डोज इन CT। ठीक है, CT स्कैन में कैसे कितनी रेडिएशन लग रही है उसका एक स्टैंडर्ड सा मेथड है। यूज्ड फॉर कंपैरिजन बिटवीन मशीन, मतलब इसमें क्या होता है कि इस मेथड को हम यूज़ करते हैं फॉर द कंपैरिजन। जैसे नॉर्मल मेजरमेंट इसमें नहीं ली जाती। ठीक है, इसमें क्या होता है कि नॉर्मल मेजरमेंट नॉट यूज्ड, जिसमें होता है कि इफ़ वी पुट अ डिटेक्टर, जहाँ मतलब कोई भी रेडिएशन डोजीमीटर जो हमने लास्ट लेक्चर्स में अपने पढ़े थे, कोई भी डोजीमीटर वगैरह लगाएंगे अपनी CT बीम में, इट शोज 10 to 50 मिलीग्रे पर सेकेंड, मतलब 1 to 50 रॉन्जन पर सेकेंड रेडिएशन बताएगी। बट दिस इज़ नॉट करेक्ट बिकॉज CT बीम इज़ रोटेटिंग। ठीक है, हम नॉर्मली क्या करते हैं एक्सरेज या फ्लोरो में अपना, अब ये फॉर्मूला हम किस पे लगाएंगे कि जो जो हम रेडिएशन मेज़र करेंगे किससे मेज़र करेंगे, हम जो हमारे अपने डिटेक्टर रेडिएशन डोजीमीटर हैं, जो जो हमने आयनाइजेशन चैम्बर वगैरह है ना, डिटेक्टर पढ़े थे हमने, वही हम अप्लाई बीच में लगाएंगे और जितनी डोज आती है उसे हम इस यूनिट में कैलकुलेट कर लेते हैं। पर ये नॉर्मल एक्सरेज में होता है। ठीक है, नॉर्मल मेजरमेंट जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमने डिटेक्टर लगाया, जितनी बीम आई, जितनी हमारी एक्सरेज रेडिएशन आई उसे मेज़र कर लेंगे। बट हम सिटी में ऐसा नहीं करेंगे, अगर हम ये लगाएंगे तो ये हमें कितनी डोज दे देगा, इट शो 10 to 50 मिलीग्रे पर सेकेंड, जब 1 to 5 रॉन्जन पर सेकेंड की डोज हमें बताएगा। पर जो करेक्ट नहीं होगी, क्यों नहीं करेक्ट होगी, क्योंकि CT बीम है हमारी रोटेट कर रही है। ठीक है, डोज इज स्प्रेड ओवर वॉल्यूम, एक पूरे वॉल्यूम पे हमारी डोज है जो स्प्रेड हो जा रही है। ठीक है, मतलब एक टिश्यू को इस साइड से भी रेडिएशन पड़ रही है, नीचे से भी पड़ रही है, ऊपर से भी पड़ रही है। ठीक है, CT में तो इसमें क्या होता है कि CT डिटेक्टर सिस्टम में क्या होता है, मॉडर्न CT इज इक्वल टू मल्टी स्लाइस हेलिकल CT।
मतलब जो सिटी में डिटेक्टर सिस्टम होता है ना, मॉडर्न वाली सिटी में क्या होता है, मल्टी स्लाइस हेलिकल सिटी। डिटेक्टर एरे होता है एक 3D में, ठीक है। जैसे मैं अगर आपको ये बताकर, मतलब ये छोटी छोटी बहुत सारी डिटेक्टर हैं जो लगे होते हैं, फिर इनकी बहुत सारी रोज और कॉलम्स होती हैं, ठीक है। तभी तो हम मल्टीपल स्लाइस लेंगे ना, अगर हमारे पास एक बहुत सारी IR जैसे लगे हैं, ठीक है, कि इमेज भी तो बननी चाहिए, और इतनी सारी स्लाइसेस को कलेक्ट करके जो इमेज बनती है वो डिटेक्टर एरे पे बनती है। सो डिटेक्टर एरे इज 3D, ठीक है, बहुत सारी रोज होती हैं, ठीक है। कैप्चर क्या करेगा ये मल्टीपल स्लाइसेस एट वंस, मतलब ठीक है, एक ही बार जब हमारी ट्यूब ऐसे पेशेंट के अराउंड रोटेट की तो इसने मल्टीपल स्लाइसेस जो कलेक्ट कर ली, ठीक है। अब CTDI क्या करता है, ठीक है, इसका मतलब मेथड समझो। CTDI मेजरिंग यूजिंग 16 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर डायमीटर सिलेंडर और बोथ विथ सीरीज ऑफ होल्ड ड्रिल्ड पेरीफेरी एंड ऑन द सेंट्रल एक्सिस। इसका मतलब क्या है कि जो CTDI में हम डोज को मेजर करते हैं बाय द यूजिंग ऑफ, या तो हम एक सिलेंडर टाइप एक बॉक्स लेते हैं, मतलब सिलेंड्रिकल शेप में एक हम लेते हैं ऑब्जेक्ट, जा तो उसका डायमीटर जा तो 16 सेंटीमीटर होता है और या फिर हम 32 सेंटीमीटर का यूज़ कर लेते हैं। आपको ये डायग्राम में दिख रहा होगा कि ये जो ब्राउन सा है सिलेंडर, इसका डायमीटर मतलब ऐसे ऐसे होता है। तो इसमें क्या होता है कि होल्स होते हैं विद अ सीरीज ऑफ होल्स ड्रिल्ड, मतलब एक होल किए जाते हैं सिलेंडर में पेरीफेरी पे, साइड्स में और सेंट्रल एक्सिस पे, ठीक है। जब इनमें होल किया तो हम क्या करेंगे, मतलब इस जो सिलेंडर को हम स्कैन करते हैं, ठीक है। ये सिलेंडर का भी इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो हम पेशेंट डोज को मेज़र करते हैं ना हमेशा, तो हम एक टेस्ट ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। वो टेस्ट ऑब्जेक्ट को हम फैंटम भी बोलते हैं, ठीक है। फैंटम मतलब कि वो जो ऑब्जेक्ट है ना, वो जो पार्टिकल, जो मतलब कोई भी हम चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसकी कंपोजिशन बहुत सारी हमारी ह्यूमन बॉडी के साथ रिजेंबल करती है, कि उससे वो मैच करेगी। तो उसे क्या होगा कि हम उस चीज़ का स्कैन करेंगे, ठीक है। और उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे पास होल्स हैं वहाँ बहुत सारे ड्रिल किए हुए पेरीफेरी पे और सेंट्रल पे, उसमें क्या हम करते हैं, द रेडिएशन मेजरमेंट आर डन विद यूजिंग ऑफ आयनाइजेशन चैम्बर कॉल्ड पेंसिल डोजीमीटर। मतलब उस होल में हम आयनाइजेशन चैम्बर डालते हैं। अब आयनाइजेशन चैम्बर हमें पता है कि हमारा एक रेडिएशन डोजीमीटर डिटेक्टर डिवाइस है, ठीक है। और वो इस पेंसिल जैसा होता है, क्योंकि ताजो वो जो हमने होल ड्रिल किया उसमें फिट आ सके, जैसे डायग्राम में दिखाया है। ये जो अलग अलग होल्स हैं उनमें हम इसे पेंसिल डोजीमीटर इंसर्ट कर देंगे डोज को मेजर करने के लिए, ठीक है। ये हमने पढ़ा द रेडिएशन मेजरमेंट आर डन विद यूजिंग ऑफ आयनाइजेशन चैम्बर कॉल्ड पेंसिल डोजीमीटर। When pencil dosimeter inserted into a hole for measuring remaining मेजरमेंट के लिए हमने पेंसिल डोजीमीटर को एक होल में इंसर्ट कर दिया, तो जो रिमेनिंग होल्स हैं आर प्लग्ड टेस्ट ऑब्जेक्ट प्लास्टिक मटेरियल, ठीक है। उसमें हमने कुछ प्लास्टिक का मटेरियल डाल दिया, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है, इसका जब उसका हमने स्कैन किया तो हमें जो रेडिएशन मिलती है, ठीक है, क्योंकि उस चीज़ को फिर सेम साइड से रेडिएशन लग रही है ना, तो वो किससे मतलब मैच खाता है, उसका रिजल्ट मतलब क्या होगा, रिजल्ट इन नियरली यूनिफॉर्म रेडिएशन डोज इन 32 सेंटीमीटर टेस्ट ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट अडल्ट बॉडी। मतलब जो तो हमारा 32 सेंटीमीटर वाला होगा टेस्ट ऑब्जेक्ट, वो हमारी एक अडल्ट बॉडी को रिप्रेजेंट करेगा। और जो हमारा 16 सेंटीमीटर वाला टेस्ट ऑब्जेक्ट होता है उसमें थोड़ा थोड़ा कपिंग आर्टिफैक्ट आता है, ठीक है। और वो किसी पेशेंट मतलब या तो अडल्ट के हेड को रिप्रेजेंट करेगा, या फिर पीट्स, मतलब जो पीट्स वाले पेशेंट होते हैं, मतलब जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं पीडियाट्रिक वाले, उनको ये रिप्रेजेंट करता है कि हाँ उनको मतलब इतनी डोज लग रही है। जब हमने 16 सेंटीमीटर टेस्ट ऑब्जेक्ट को स्कैन किया, ठीक है, तो जितनी डोज उन्हें लगी तो हमें पता चल गया कि एक नॉर्मल बच्चा होता है उसे इतनी रेडिएशन लगती है। और जब हमने 32 सेंटीमीटर वाले टेस्ट ऑब्जेक्ट को स्कैन किया तो हमें पता चल गया कि नॉर्मल अडल्ट जो बॉडी है उसे इतनी डोज लगती है, ठीक है। तो ये जो इस ऐसे हमने उसकी मेजरमेंट ली, ठीक है, ऐसे हमने स्कैन किया एक सिलेंडर को, तो उस मेथड को हमने बोल दिया CTDI, कंप्यूटर टोमोग्राफी डोज इंडेक्स, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारे पास कि अब उसमें भी पेनम्ब्रा कुछ मतलब पेशेंट रेडिएशन डोज में जो कंट्रीब्यूट करता है वो है पेनम्ब्रा ड्यूरिंग द मल्टी स्लाइस हेलिकल सिटी, ठीक है। उसके बाद आता है देयर आर सेवरल मेजर ऑफ CTDI
मतलब जो CT-DI है ना, कंप्यूटर टोमी डोज इंडेक्स, इसे हम अलग अलग मेथड से मेजर करते हैं, मतलब उसका वेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, या फिर वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। बट वी नीड ओनली बी कंसर्न विथ CT-DI वी का मतलब है वॉल्यूम ऑफ टिश्यू इरेडिएटेड, मतलब किस टिश्यू को हम रेडिएशन दे रहे हैं, ठीक है। सिर्फ हम वेट वगैरह पे नहीं जाते। CT-DI में हम कौन सा मेन कंसिडर करते हैं, CT-DI वी, मतलब कंप्यूटर टोमोग्राफी डोज इंडेक्स वॉल्यूम, कि हमारे कितनी वॉल्यूम को वो डोज लगी, ठीक है, टिश्यू के कितने वॉल्यूम को। तो इसकी यूनिट क्या होती है, मिलीग्रेज की यूनिट होती है, ठीक है। अब CT-DI वी कंप्यूटेड बाय एवरेजिंग पेरिफेरल पेंसिल बीम डोज मेजरमेंट एंड कंपेयर्ड विथ सेंट्रल एक्सिस ऑफ डोज एज फॉलो, मतलब हमने जो हमारा ऑब्जेक्ट देखा था, ठीक है, उसके एक तो पेरिफेरी पे होल्स थे और सेंट्रल में कुछ होल्स थे, ठीक है। हमने वहाँ अपने रेडिएशन को मेज़र किया। अब पेरिफेरी पे क्या होगी डोज, ठीक है, सेंट्रल पे कितनी होगी, तो उसका हमने एक कंप्यूटराइज्ड फार्मूला निकाला, जो फार्मूला हम बोलते हैं CT-DI V इज इक्वल टू 1/3 CT-DI सेंट्रल पे कितनी थी और 2/3 CT-DI पेरीफेरी पे कितनी थी। अब CT-DI का सिर्फ यहाँ है 1/3 पार्ट और यहाँ है 2/3 पार्ट। अब पेरीफेरी पे ज़्यादा क्यों है, क्योंकि बिकॉज आफ्टर पार्ट्स रिसीव मोर रेडिएशन ड्यू टू द पेनम्ब्रा, जो कि हमने ऊपर देखा था, पेनम्ब्रा जो पेशेंट रेडिएशन डोज में कंट्रीब्यूशन करता है ड्यूरिंग द मल्टी स्लाइस हेलिकल सिटी, ठीक है। इसीलिए हमारी पेरिफेरी पे थोड़ी ज़्यादा सीटी डोज लगती है पेशेंट को, ठीक है। CT-DI क्या है, वेटेड एवरेज ऑफ टेस्ट ऑब्जेक्ट मेजरमेंट। हमने CT-DI में किसी पेशेंट को हम वो नहीं करते मेजरमेंट, उसका हम वो लगाते हैं कि इस टेस्ट ऑब्जेक्ट को जब हम मेज़र करेंगे, इसे रेडिएशन डोज देंगे, जितनी उसकी रेडिएशन डोज आई उसे मेज़र करेंगे, तो उसे हम बोल देंगे कि वेटेड एवरेज ऑफ टेस्ट ऑब्जेक्ट मेजरमेंट, जो कि हम CT-DI में यूज़ करते हैं, ठीक है। ये मतलब कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा भी है, बट हमने इतना, एक तो इसका फॉर्मूला है जो हमने अच्छे से याद करना है, CT-DI V इज इक्वल टू 1/3 ऑफ CT-DI सेंटर, ठीक है, 1/3 पार्ट होता है सेंटर में और 2/3 पार्ट ऑफ CT-DI पेरीफेरी पे, ठीक है। पेरीफेरी पे ज़्यादा क्यों है, क्योंकि हमारी पेरीफेरी पे डोज ज़्यादा होती है ड्यू टू द पेनम्ब्रा, ठीक है। और इसकी यूनिट वॉल्यूम, और CT-DI वॉल्यूम वाला हम कंसीडर करते हैं, ठीक है, क्योंकि एक टिश्यू की वॉल्यूम, मतलब टिश्यू हमारा 3D है ना, उसमें कुछ वॉल्यूम होता है, अलग अलग टिश्यू का वॉल्यूम होता है, तो उन्हें रेडिएशन डोज लगती है तो उसे मेजर करते हैं, तो वॉल्यूम वाला हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। और टेस्ट ऑब्जेक्ट हम 16 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर डायमीटर वाला लेते हैं, ठीक है। और नॉर्मल डिटेक्टर, नॉर्मल मेजरमेंट में तो हम रेडिएशन डोजीमीटर लगा देंगे ना, जिससे हमें पता चल जाएगा, बट सिटी में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारे पास मल्टी स्लाइस हेलिकल सिटी है ना, बहुत सारी स्लाइसेस लेते हैं हम हर एंगल से, ठीक है। ये एक मेथड था CT-DI। देन उसके बाद एक और मेथड आया, मतलब ये तो ओल्डर हो गया ना, कि अर्ली पहले यूज़ करते थे। देन उसके बाद आता है हमारे पास DLP, डोज लेंथ प्रोडक्ट, ठीक है। इसके बारे में हम देखेंगे DLP क्या है। अब इधर देखो एक मिनट, कि जो ओल्ड CT स्कैनर है, ओनली स्मॉल सेक्शन ऑफ पेशेंट एक्सपोज्ड एट वंस टाइम, सिर्फ एक मतलब पुरानी सिटी में क्या होता था, जो पुराने स्कैन हम लेते थे, सिर्फ एक थोड़ा सा पार्ट ही एक्सपोज किया जाता था, ठीक है। जैसे हमने पीछे बहुत सारे डायग्राम ऐसे बनाए थे कि हाँ, जैसे इनमें था कि यहाँ से एक पार्ट को एक्सपोज किया, फिर यहाँ से, ठीक है, ऐसे अलग अलग पार्ट को एक्सपोज किया। बट फिर आया MSCT, HCT, मल्टी स्लाइस हेलिकल सिटी, लार्ज एरिया स्कैन कंटिन्यूसली वाइल पेशेंट टेबल मूव, ठीक है, जिसके लिए क्या होगा कि नोइंग CT-DI वॉल्यूम इज़ नॉट इनफ, मतलब जैसे हमने ये किया था ना कि हम कंटिन्यूसली स्कैन करते हैं पूरे लार्ज, मतलब अब तो इतना भी होगा कि हेड टू टो हम एक ही स्कैन ले सकते हैं, ठीक है। तो इतना बड़ा लार्ज एरिया हमने स्कैन कर दिया कंटिन्यूसली, जैसे जैसे हमारा पेशेंट का टेबल है जो अंदर मूव करता है, तो हमारा स्कैन चलता रहता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि एक CT-DI की वैल्यू हमने निकाल ली, वो सिर्फ इनफ नहीं है हमारे रेडिएशन डोज को मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है। वी आल्सो नीड हाउ मच लेंथ ऑफ द बॉडी स्कैन। इसमें तो हमें पता चल गया ना CT-DI में कि एक स्लाइस में कितनी रेडिएशन लगी, ठीक है। बट जैसे MSHCT की है ना, वो इंट्रोडक्शन हुई कि हम एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ टिश्यू, लार्ज वॉल्यूम ऑफ बॉडी को हम स्कैन कर पा रहे हैं बाय द यूजिंग ऑफ हेलिकल स्लाइस सिटी।
मल्टी स्लाइस हेलिकल सिटी, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि CTDI वॉल्यूम को हमने मेज़र कर लिया, वो तो इनफ नहीं है, हमें एक और नई चीज़ चाहिए जिसमें हमें लेंथ भी पता चल सके कि वी आल्सो नीड हाउ मच लेंथ ऑफ द बॉडी इज स्कैन, ठीक है। एक पेशेंट की कितनी लेंथ को हमने स्कैन कर लिया है, ठीक है। सो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, DLP, डोज लेंथ प्रोडक्ट। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो डोज लग रही है हमारी कितनी लेंथ में लग रही है, ठीक है। डोज लेंथ प्रोडक्ट। CTDI क्या है, कंप्यूटर टोमोग्राफी डोज इंडेक्स है कि कितनी उसने डोज दे दी, ठीक है। उसमें हमें एक स्लाइस की डोज पता चलती है, फिर इसमें हमें पूरी उसकी पता चलती है, स्कैन कितना हुआ है ना, स्कैन लेंथ में भी डोज पता चलती है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है देखो कि टोटल डोज रेडिएशन फॉर होल स्कैन लेंथ, पूरा जो हमारा स्कैन हुआ है जितनी लेंथ का, वो हमें DLP से पता चलता है, ठीक है। अब DLP कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वही इसका फॉर्मूला क्या है, इंपॉर्टेंट है ये, याद कर लेना। DLP का फॉर्मूला क्या है, CTDI वॉल्यूम, ठीक है, इंटू स्कैन लेंथ, कि हमारे स्कैन की लेंथ कितनी थी, ठीक है, और CTDI वॉल्यूम हमने कितना मेजर पर स्कैन, सॉरी पर स्लाइस कितनी डोज थी, ठीक है। ऐसे जो CTDI क्या बताएगा, डोज पर स्लाइस बताता है, ठीक है। और DLP हमें टोटल डोज टू पेशेंट, कि एक स्कैन के दौरान कितनी पेशेंट को टोटल डोज लगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना यहाँ सारा। देन उसके बाद हमारे पास एक टर्म आती है ओवर रेंजिंग। ओवर रेंजिंग का मतलब क्या है कि एक्स्ट्रा स्कैनिंग बियॉन्ड रिक्वायर्ड एरिया, मतलब कि जैसे आपको यहाँ बताऊँ कि ये हमारा पेशेंट है, ठीक है, ठीक है। हमने प्लानिंग की चेस्ट की यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इतनी प्लानिंग कर ली, ठीक है। बट जितना हमें रिक्वायर्ड था, मतलब इतना स्कैन नहीं होता, मशीन खुद ही कुछ ऊपर से और कुछ नीचे से थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्कैन कर लेती है, इस चीज़ को हम बोलते हैं ओवर रेंजिंग। अब इसका मतलब देखो, एक्स्ट्रा स्कैनिंग बियॉन्ड रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है, हैपन बिकॉज इमेज नीडेड फॉर इमेज रिकन्स्ट्रक्शन इन हेलिकल सिटी, ठीक है। मतलब इमेज को रिकन्स्ट्रक्ट होने के लिए मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा स्कैन वो मशीन खुद ही करती है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल यू वांट टू स्कैन 16 सेंटीमीटर बॉडी पार्ट, ठीक है, बट मशीन स्कैन्स 32 सेंटीमीटर एरिया, एक्स्ट्रा एरिया गेट्स रेडिएशन बट नॉट यूज्ड इन इमेज, पेशेंट गेट्स मोर रेडिएशन डोज। इसमें क्या होता है, इस एग्जांपल में ऐसे है कि हमने, ये पेशेंट का शोल्डर है, ठीक है, ये हमारा पेशेंट है, एक शोल्डर हमने स्कैन करना है, ठीक है, ये हमने स्कैन करना है, पर और ये गैंट्री है ना इसके चारों तरफ, ठीक है, मतलब ऐसे ये शोल्डर है, ऐसे गैंट्री ने इसे ऊपर नीचे से कवर कर रखा है, ठीक है। और तो हमारा, अगर हमने ये मान लिया कि ये 16 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये हमने तो यही स्कैन किया जो हमारी इमेज में हेल्प करेगा, बट जो मशीन ने, ये भी मशीन स्कैन कर लेती है, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ होगी कि वो अपने लेफ्ट टू राइट वाला भी स्कैन कर लेती है, और थोड़ा सुपीरियर टू इन्फीरियर पोर्शन भी वो थोड़ा एक्स्ट्रा स्कैन लेती है, क्योंकि उसे क्या होगा कि इमेज रिकन्स्ट्रक्शन में उसे हेल्प मिलेगी, ठीक है। देन जो वांट टू, हाँ जहाँ तक हो गया। सो एक्स्ट्रा एरिया जो हमारा हमने स्कैन किया उससे गेट रेडिएशन बट नॉट यूज्ड इन इमेज, पेशेंट गेट, उससे क्या होता है कि पेशेंट गेट मोर रेडिएशन। अब वो जो स्कैन हुआ, ठीक है, ओवर रेंजिंग में जो हमारा एक्स्ट्रा स्कैन हुआ, वो इमेज में तो नहीं यूज़ हुआ कि उसके हम फिल्मिंग वगैरह तो नहीं देंगे, बट उससे क्या होगा, पेशेंट को तो रेडिएशन डोज लगती है, तो ओवर रेंजिंग से क्या होता है कि हमारा मेन पेशेंट डोज है जो बढ़ जाती है, ठीक है। अब ये इतनी क्या मशीन को ज़रूरत पड़ गई थी कि उसने स्कैन करना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हमने पेशेंट प्लेस कर दिया, अगर मानकर चलो कि वो थोड़ा बहुत हिल गया, ठीक है, अगर हमने हमारे एक्वायरिंग में हमने सिर्फ इतने स्कैन किया है, बट वो थोड़ा, अब मशीन अपनी सेफ साइड लेकर चल रही है कि मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्कैन कर लूँगी ताकि जो मतलब स्कैन कटे ना, ठीक है। देखो, पेशेंट मूवमेंट इज़ मोर देन द टिश्यू इमेजेस बिकॉज ऑफ ओवर रेंजिंग, ठीक है। अगर पेशेंट की थोड़ी मूवमेंट हो जाती है तो वो अलग से स्कैन कर लेता है टिश्यू को, ड्यू टू द ओवर रेंजिंग एज मेथड डाल रखा है उसमें, मीन्स स्कैन्स मोर एरिया देन नीडेड बाय मशीन, और इससे एक ही है वो जो डिसएडवांटेज है कि इससे पेशेंट डोज हमारी बढ़ जाती है, ठीक है। देन उसके बाद आता है कि हमारा जो DLP क्या है, DLP इज इक्वल टू कम्बिनेशन
ऑफ आउटपुट इंटेंसिटी प्लस CTDI वॉल्यूम। एक तो आउटपुट इंटेंसिटी का और CTDI वॉल्यूम का प्लस वॉल्यूम ऑफ टिश्यू इमेज, मतलब वॉल्यूम से यही मतलब है ना, वॉल्यूम कितनी टिश्यू की इमेज वो की है, कितना वॉल्यूम सॉरी कितनी टिश्यू का वॉल्यूम इमेज किया है हमने CTDI वॉल्यूम में, और इंटेंसिटी आउटपुट रेडिएशन इंटेंसिटी की आउटपुट का कम्बिनेशन है हमारा DLP। ठीक है, सो DLP अटेम्प्ट टू बेटर एड्रेस टू एक्सटेंट ऑफ पेशेंट रेडिएशन डोज की, मतलब इसमें हमें और ज़्यादा अच्छे से पता चल जाता है कि पेशेंट को कितनी डोज लगी। ठीक है, अब ओवर रेंजिंग में कहाँ हमारी थोड़ी सी पेशेंट डोज भी बढ़ रही है तो DLP वो भी कैलकुलेट करता है। ठीक है, स्कैन लेंथ को कैलकुलेट करता है ना ये CTDI वॉल्यूम इंटू स्कैन लेंथ कि कितने लेंथ में स्कैन हुआ। ठीक है, तो उन दोनों को कैलकुलेट करके हमारे पास DLP आ जाता है। ठीक है, देन उसके बाद है SSDE। इससे पहले ना एक DLP का और भी है, सॉरी ओवर रेंजिंग का, ये इधर लिखा है ऐसे पढ़ लेना आप। ये देखो, मतलब जो हमारा सम रेडिएशन स्प्रेड बियॉन्ड इंटेंडेड बीम विड्थ, जितनी हमने बीम विड्थ रखी होती है, अब ठीक है ना, जितनी हमने बीम विड्थ रखी होती है कुछ स्कैन उससे बियॉन्ड द लिमिट हो जाता है, कुछ रेडिएशन स्प्रेड हो जाती है बियॉन्ड इंटेंडेड बीम विड्थ, उसे हम बोलते हैं ओवर रेंजिंग। ठीक है, ओवर रेंजिंग में क्या है, इन हेलिकल सिटी स्कैन नीड्स एक्स्ट्रा डाटा बिफोर एंड आफ्टर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। जो हमने मतलब जो आपको मैंने पीछे समझाया कि जितना हमने एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जितना हमने FOV अपना सिलेक्ट किया उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा है जो हमारा स्कैन खुद ही हो जाता है बाय द मशीन। ठीक है, सो इट स्कैन्स बियॉन्ड द रीजन दैट विल एक्चुअली अपीयर इन इमेज। ठीक है, सो एक्स्ट्रा स्कैनिंग को हमने क्या बोला, ओवर रेंजिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है कि 3 हेलिकल रेवोल्यूशन मेड मीन्स, मतलब 3 हेलिकल रेवोल्यूशन मेड का मतलब क्या है कि हेलिकल रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 1 कंप्लीट 360 डिग्री रोटेशन। एक हेलिकल रेवोल्यूशन का मतलब है कि हमारी मशीन ने एक 360 डिग्री पे कंप्लीट रोटेशन लगा ली है। ठीक है, रोटेशन ऑफ सिटी एक्स-रे ट्यूब, कंप्यूटर ऑफ सिटीज, कंप्यूटर टोमोग्राफी, XRT का मतलब है एक्स-रे ट्यूब अराउंड पेशेंट वाइल टेबल मूव कंटिन्यूसली। देखो, ये हमारा पेशेंट है। ठीक है, ये हमारा पेशेंट है और ये गैंट्री है, दिख रही है आपको। ठीक है, ये हमारी गैंट्री है। तो हमारा जो पेशेंट है जैसे जैसे टेबल मूव अंदर करता है, ठीक है, तो हमारी गैंट्री ने पूरी रोटेशन लगा ली एक 360 डिग्री पे। ठीक है, सो ये था 1 हेलिकल रेवोल्यूशन, एक्स-रे ट्यूब रोटेट वंस अराउंड पेशेंट। ठीक है, 3 हेलिकल रेवोल्यूशन में क्या होगा कि वो 3 बार ही घूम जाएगी। यही है इसका मेथड कि देखोगे एक्स-रे ट्यूब रोटेट 3 टाइम्स अराउंड द पेशेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल बीम विड्थ थी हमारी 16 सेंटीमीटर और पिच 1 थी। ठीक है, पिच 1 का मतलब क्या था कि जब हमारी गैंट्री 360 डिग्री पर घूमेगी, ठीक है, तो हमारा पेशेंट टेबल 16 सेंटीमीटर अंदर चला जाएगा, जिस पे हमारा पेशेंट लेटा हुआ ना टेबल पे, वो टेबल कितना मूव करेगा, 16 सेंटीमीटर अंदर चला जाएगा। पिच 1 का मतलब क्या है, टेबल मूवमेंट पर रोटेशन इज इक्वल टू बीम विड्थ, जो कि हमारा कितना है 16 सेंटीमीटर, कि एक रोटेशन के दौरान कितना अंदर जा रहा है वो 16 सेंटीमीटर। ठीक है, आफ्टर 1 रेवोल्यूशन पेशेंट मूव 16 सेंटीमीटर। 1 रेवोल्यूशन हमने पता चला ना कि कितनी घूमी हमारी गैंट्री। ठीक है, जितनी गैंट्री घूमी एक रोटेशन में, ठीक है, तो हमारी पिच थी 1 तो वो 16 सेंटीमीटर अंदर गया। ठीक है, आफ्टर सेकंड हेलिकल रेवोल्यूशन में 32 सेंटीमीटर अंदर गया। सो आफ्टर थर्ड हेलिकल रेवोल्यूशन में 48 सेंटीमीटर पेशेंट मूव कर जाता है गैंट्री में। एंड मोर, अब हमारा क्या हुआ कि मतलब गैंट्री की 3 रोटेशन के बाद हमारा 48 सेंटीमीटर स्कैन होना चाहिए, बट इज क्या लिखा है ये, मोर देन 48 सेंटीमीटर इज रेडिएटेड ड्यू टू डोज टेल और ओवर रेंजिंग। अब क्या हुआ कि इससे ज़्यादा ही स्कैन होता है, 48 मतलब या तो 48 से ज़्यादा मतलब 50 सेंटीमीटर तक का हमारे पास स्कैन होता है। ठीक है, कि इमेज लेंथ की हमारी 48 सेंटीमीटर और कितने को रेडिएशन लगती है, ग्रेटर देन 48 सेंटीमीटर। ये सारा ओवर रेंजिंग का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर कोई आपको डाउट होगा ना, वैसे तो सिर्फ ये एक ही बारी में समझने वाला वो है, बस रीड कर लेना अच्छे से जो लिखा है।
ठीक है, और बुक भी एक बार रीड कर लेना तो क्लियर हो जाएगा। सो ये तो कंप्लीट हो गया। देन उसके बाद हमारा जो आता है नेक्स्ट, अगर इसमें कोई भी डाउट हुआ तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, तो मैं क्लियर कर दूँगी आपको, फिर से दोबारा बता दूँगी, ठीक है। देन DLP, CTDI, ओवर रेंजिंग, हमने ये 3 चीज़ें पढ़ी हैं। देन उसके बाद हमारा आता है कि SSDE, साइज स्पेसिफिक डोज एस्टिमेशन, ठीक है। अब ये क्या है कि ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था, बाय द AAPM, इंट्रोड्यूस्ड बाय AAPM इन 2011, ठीक है। AAPM की फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिस्ट इन मेडिसिन, कभी डायरेक्ट भी आ जाएगी जी पेपर में, ध्यान रखना इसका, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिस्ट इन मेडिसिन, ठीक है। मेडिसिन में जो हम फिजिक्स का यूज़ करते हैं, अब अमेरिका का एक पूरा ग्रुप बैठा होगा, ठीक है। AAPM के ऐसे फुल फॉर्म याद कर लेना, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स इन मेडिसिन, ठीक है। 2011 में हमें दिया गया था बाय द, इससे SSDE हमें दिया गया था, साइज स्पेसिफिक डोज एस्टिमेशन। अब ये देखो क्या मेथड है, अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, नीड्स बिकॉज, क्योंकि जो हमारा एक हमने पढ़ा सबसे पहले CTDI, ठीक है, जो सिर्फ हमारे पर स्लाइस हमें डोज दे रहा था। देन आया हमारे पास DLP, हमने और कुछ एडवांस सोचा कि हाँ हम तो ऐसे कर लेंगे। DLP में क्या हुआ कि हाँ उसने हमें स्कैन लेंथ की डोज दी थी कि अगर तुम्हारा इतना स्कैन जा रहा है, इतनी आपने पेशेंट बॉडी की इतनी लेंथ को आपने स्कैन किया तो आपको इतनी पता चल जाएगी डोज, ठीक है। बट अब क्या दिक्कत होगी कि पेशेंट का साइज नहीं इनमें कंसीडर था, कोई पतला पेशेंट है, कोई मोटा पेशेंट है, तो उसको अकॉर्डिंग एक्सपोजर फैक्टर लगते हैं, उस अकॉर्डिंग पेशेंट को डोज जाती है, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम भी रखा SSDE, डोज का एस्टिमेट करेंगे बाय द साइज स्पेसिफिक, कितना उस मतलब स्पेसिफिक साइज के लिए अलग अलग जो डोज लगेगी उसका एस्टिमेशन किया जाएगा, ठीक है। जो CTDI एंड DLP थे आर द इंडिपेंडेंट ऑफ पेशेंट साइज, ठीक है, डेटरमाइंड बाय KVP, MAS, रोटेशन टाइमर और पिच। और इनको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो हमें KVP, MA, रोटेशन टाइम और पिच हमें पता हो, तभी हम DLP का CTDI का पता कर सकेंगे ना कि कितनी डोज लगती है। तो हमें एक नई चीज़ दी कि SSDE, साइज स्पेसिफिक डोज एस्टिमेशन। इसमें क्या हुआ था, एडजस्ट डोज बेस्ड ऑन पेशेंट साइज, ठीक है, मोर एक्यूरेट डोज एस्टिमेशन, मतलब इसमें ज़्यादा और ज़्यादा अच्छे से पता चल रहा था कि अगर बच्चे को, अब वो जो हम टेस्ट ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे थे CTDI में मेन, तो वो तो एक पूरा मतलब पर्टिकुलर था ना, या तो हम 16 सेंटीमीटर यूज़ करेंगे या फिर हम 32 सेंटीमीटर वाला यूज़ कर लेंगे कि हाँ 16 सेंटीमीटर में हमें पता चल गया कि इतने, ये एक बच्चे को रिजेंबल करता है तो बच्चे को इतनी डोज लगी। अब बच्चे में भी तो वेरिएशन होती है, कोई बच्चा मोटा होता है, कोई पतला होता है, ठीक है, उसके साइज़ के अकॉर्डिंग हमें डोज पता चलनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि SSD ने एडजस्ट किया डोज बेस्ड ऑन पेशेंट साइज, ठीक है, जी ज़्यादा एक्यूरेट था डोज एस्टिमेशन को लेकर, ठीक है। डिफरेंट बॉडी पार्ट्स नीड्स डिफरेंट रेडिएशन लेवल की, हर एक अलग अलग पेशेंट के बॉडी पार्ट्स को अलग अलग रेडिएशन लेवल चाहिए, ठीक है। इसमें इफेक्टिव डायमीटर यूज़ किया, यूज टू एस्टिमेट पेशेंट साइज इन सिटी एंड इट इज़ मेजर AP और लेटरल में इसे मेज़र किया, फ्रंट AP मतलब AP और लेटरल में हमने मेज़र किया कि पेशेंट का फ्रंट से बैक, जैसे मानकर चलो ये पेशेंट है, ये एक पेशेंट है, ठीक है, इसका AP मतलब फ्रंट से बैक, एंटीरियर टू पोस्टीरियर और लेटरल साइड टू साइड वाला भी हमने मेज़र किया, ठीक है। सो इफेक्टिव डायमीटर इसमें हम यूज़ करते हैं, इफेक्टिव डायमीटर इज इक्वल टू √2 ऑफ द AP इंटू लेटरल, ये मतलब याद कर लेना। वैसे इतना देखा नहीं है कि अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आया, बस एक पता होना चाहिए कि इस टर्म का क्या मीनिंग है, ठीक है, इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं और इसमें हम कैसे मेजरमेंट लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया कि ये इसका फॉर्मूला इफेक्टिव डायमीटर इज इक्वल टू √2 AP इंटू लेटरल। देन उसके बाद आता है फॉर स्मॉल पेशेंट डोज में बी ओवर एस्टिमेटेड, मतलब जो हम DLP या CTDI यूज़ कर रहे थे, जैसे कोई पेशेंट बहुत छोटा है तो उसके लिए ओवर एस्टिमेटेड डोज मेज़र हो रही थी हमारे पास, कि अगर हम मान कर चलें एक छोटा सा बच्चा है कि हमने मानी कि इसकी रेडिएशन डोज इतनी आ गई, बट वो तो हमने एक मतलब एवरेज लिया था ना कि हाँ बच्चों में इतनी सी हाइट वाले बच्चे को, मतलब इतने जो मतलब थिकर पेशेंट होगा कि हाँ इसे इतनी डोज लगेगी, बट वो हमारा पेशेंट था बहुत ही पतला, तो उसे तो उसके लिए उस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए तो ओवर एस्टिमेट होगी ना डोज। देन फॉर लार्ज पेशेंट डोज
अंडर एस्टिमेट भी आ सकती है, ठीक है। सो एरर हो सकता था, अब कैन बी अप टू 3 टाइम, मतलब ऐसे ऐसे इसमें एरर आ सकते थे, बट फिर हमने SSDE का यूज़ किया, साइज स्पेसिफिक डोज एस्टिमेशन, ठीक है। देन उसके बाद हमारा आता है जो SSDE साइज स्पेसिफिक डोज एस्टिमेशन। इसमें क्या लिखा हुआ कि एडजस्ट रेडिएशन डोज बेस्ड ऑन, ये तो सेम ही लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन पेशेंट साइज, ठीक है। मेजर करता है AP और लेटरल में, कैलकुलेट इफेक्टिव डायमीटर, ठीक है। यूज करेक्शन फैक्टर इसमें यूज होता है, ठीक है। गिव मोर एक्यूरेट पेशेंट डोज, ये मतलब एक समरी सी दे रखी है, पढ़ लेना। इट हेल्प्स व्हेन डायरेक्ट मेजरमेंट नॉट अवेलेबल, ठीक है। देन उसके बाद आता है डन बाय, मतलब ये किसके द्वारा किया जाएगा, मेडिकल फिजिस्ट या सिटी टेक्नोलॉजिस्ट के द्वारा ये परफॉर्म किया जाएगा, SSDE साइज स्पेसिफिक डोज एस्टिमेशन, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। देन उसके बाद बस तो ख़त्म होने वाला चैप्टर, लास्ट टॉपिक रह गया, अब आता है इफेक्टिव डोज। इसके बारे में हमने पहले भी अच्छे से पढ़ा है। तो इसमें क्या लिखा हुआ कि रिस्क ऑफ रेडिएशन टू होल बॉडी, मतलब कि अब कोई भी स्कैन होता है ना, ठीक है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम मतलब अपनी सिर से लेके पैर तक सारा स्कैन करेंगे, ठीक है। बहुत रेयर चांसेस होंगे कि हम फुल बॉडी स्कैन लिखेंगे, वो भी सिटी में, ठीक है। हमेशा कोई ना कोई बॉडी पार्ट ही एक्सपोज किया जाता है, ठीक है, ड्यूरिंग द सिटी और ड्यूरिंग द एक्सरेज, ठीक है। पूरी बॉडी को स्कैन नहीं किया जाता। अब मानकर चलो कि उस बॉडी पार्ट को रेडिएशन लगी, ठीक है। ये हमारा एक पेशेंट था, ठीक है, अच्छा सा पेशेंट, ठीक है। इसका हमने सिर्फ मानकर चलो ये चेस्ट स्कैन की है, जबकि यहाँ कोई स्कैन नहीं हुआ, ठीक है, सिर्फ चेस्ट का स्कैन हुआ, ठीक है। अब जो डोज लगी चेस्ट को लगी, अब इस वाली डोज का पूरी बॉडी पे क्या इफेक्ट जाएगा, ठीक है, उसे बोलते हैं हम इफेक्टिव डोज, ठीक है। मतलब उस बॉडी पे क्या इफेक्ट जाएगा, क्या रिस्क रहेगा हमारे पास, ठीक है, कि कोई भी हमें वो देखने को मिले, डिजीज़ वगैरह, जा मतलब क्या हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिले। सो रिस्क ऑफ रेडिएशन टू होल बॉडी, ठीक है, ये होता है हमारा इफेक्टिव डोज, कि हमारी होल बॉडी को क्या इफेक्ट जा रहा है अगर हमें एक भी एक्सपोजर लग रहा है, ठीक है। इट इज़ एसेंशियल द होल बॉडी इक्वलेंट टू द एक्चुअल पार्शियल बॉडी रेडिएशन डोज रिसीव्ड, ठीक है। मतलब जो हमारा एक्सरे या सिटी में मोस्टली क्या होता है, पार्शियल बॉडी एक्सपोजर ही लगता है, ठीक है। उस पार्शियल बॉडी एक्सपोजर का हमारा होल बॉडी पे क्या इफेक्ट जाएगा, उसे हम बोलते हैं इफेक्टिव डोज, ठीक है। अब वो हमारी जो होल बॉडी डोज थी वो इक्वलेंट होनी चाहिए पार्शियल बॉडी डोज के लिए, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है इफेक्टिव डोज की, मिलीसीवर्ट, ठीक है, बहुत ध्यान से रखनी है, याद करके रखनी है, मिलीसीवर्ट में हम इफेक्टिव डोज। जबकि हमारे पास जो हम इसके नेक्स्ट वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, इफेक्टिव डोज, एब्जॉर्ब डोज, इनकी यूनिट, इनके बारे में हम बहुत अच्छे से क्लियर, मतलब क्रिस्टल क्लियर जैसे पढ़ लेंगे, ठीक है। एब्जॉर्ब डोज की मिली ग्रे होती है, ठीक है, वो हम ग्रे में मेजर करते हैं, बट इफेक्टिव डोज की यूनिट होती है मिली सीवर्ट, ठीक है, ये आपने याद करके रखना है। सो सिटी स्कैन गिव डोज टू ओनली वन बॉडी पार्ट एंड इफेक्टिव डोज उसे कन्वर्ट करती है कन्वर्टेड इट इनटू होल बॉडी रिस्क, कि हमारी पूरी बॉडी पे क्या रिस्क जाएगा उसे हम इफेक्टिव डोज से हम पता करेंगे, ठीक है। नॉट ऑल टिश्यू आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, सम ऑर्गन्स आर मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इफेक्टिव डोज डिपेंड अपॉन द, मतलब ऐसे नहीं है कि मतलब अगर आप मानकर चलोगे ना कि सिर्फ आपके ये हाथ है, सिर्फ हाथ को एक्सपोजर लग रहा है ना और बाकी पार्ट आपका अच्छे से कवर था, तो उसमें जो आपका रिस्क होगा ना रेडिएशन का वो बिल्कुल ज़ीरो होगा, क्योंकि आपने वो ऑर्गन पढ़े हैं ना, कुछ होते हैं रेडियो सेंसिटिव, ठीक है, कुछ होते हैं रेडियो रेजिस्टेंट, ठीक है। अगर वहीं आपके पेल्विक एरिया पे डोज लग रही है जहाँ पे हमारे गोनाइडल पार्ट्स हैं, ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, जो कि बहुत सारे बहुत ज़्यादा रेडियो सेंसिटिव है, कि अगर थोड़ी सी डोज उनको लगी तो कोई ना कोई इफेक्ट आपको शो हो जाएगा, ठीक है। उनमें आपका इफेक्टिव डोज का रिस्क है जो बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है, रेडिएशन रिस्क। तो इसलिए ये लिखा है कि सारे टिश्यू एक तरह से नहीं है, कुछ मतलब ज़्यादा रेडियो सेंसिटिव होते हैं, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाँ अगर इनको डोज नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। बीइंग अ गुड रेडियोग्राफर हमने किसी पेशेंट को रेडियो सेंसिटिव ऑर्गन पे कम से कम डोज देनी है, ठीक है। और सम ऑर्गन्स आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, कि कुछ इतने नहीं होते क्योंकि वो रेडियो रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है। सो इफेक्टिव डोज डिपेंड करती है टाइप ऑफ टिश्यू एक्सपोज, ठीक है, किस टाइप का टिश्यू हमने एक्सपोज किया, एज ऑफ पेशेंट। अब बच्चों में वो ज़्यादा मतलब रिप्रोडक्टिव एज में या फिर बच्चों में ज़्यादा जल्दी इफेक्ट शो हो सकते हैं एज़ कम्पेयर टू द ओल्ड पेशेंट,
ठीक है। सेंसिटिविटी ऑफ ऑर्गन, ये तो सेम ही होगा कि टिश्यू एक्सपोज्ड, किस टिश्यू को हमने एक्सपोज किया है तो उस टिश्यू की सेंसिटिविटी कितनी होनी चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद आता है कि हमारा टिश्यू डोज। टिश्यू डोज अब क्या है, वो पीछे हमने क्या पढ़ा, इफेक्टिव डोज। अब टिश्यू डोज क्या है, टिश्यू डोज इज इक्वल टू एक्चुअल रेडिएशन टू बॉडी पार्ट, ठीक है। हाउ मच मतलब एक्चुअल रेडिएशन मिली। इफेक्टिव डोज में हम उसका रिस्क देखेंगे कि हाँ उस जो हमें रेडिएशन लगी है उसका क्या रिस्क रहेगा हमारी पूरी बॉडी पे, ठीक है। और बट जो टिश्यू डोज थी उसका हम देखेंगे कि एक्चुअल में कितनी डोज लगी, ठीक है। टिश्यू डोज इक्वल टू एक्चुअल रेडिएशन डोज टू द बॉडी पार्ट, ठीक है। हाउ मच रेडिएशन, कि एक पेशेंट को कितनी रेडिएशन लगी। और इफेक्टिव डोज क्या है, रिस्क टू होल बॉडी, ठीक है, उसका क्या रिस्क रहेगा, हाउ डेंजरस इट, हमें ये पता चल गया कि इतनी डोज लग गई, ठीक है। अब वो कितने डेंजर है हमारे लिए, ठीक है, उसे हम इफेक्टिव डोज से मानेंगे, कितनी रेडिएशन लगी है उसे हम टिश्यू डोज से मेजर करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद ये कुछ मतलब वैल्यूज़ लिखी गई थी कि सिटी डोज रेंज के लिए सिटी हेड को कितनी डोज लगती है, 30 to 50 मिलीग्राम, ठीक है, या फिर 3000 to 5000 मिली रैट, ठीक है। और ये लगी सिटी हेड के लिए, और वहीं बॉडी सिटी हो अगर तो हमारी वो लगती है 20 to 40 मिलीग्राम, 2000 to 4000 मिली रैट, ठीक है। अब इफेक्टिव डोज इज इक्वल टू इफेक्टिव डोज 100 मिली सीवर्ट, जी एवरेज है, ठीक है। 100 मिली सीवर्ट मतलब 100 मिली रैम, ठीक है। वैल्यू चेंजिंग डिपेंड अपॉन द मशीन एंड मतलब ये एक डाटा से दिया हुआ है बुक में भी, ये जो सारा है ना, ब्लैक पेन से कर देते हैं। ये बुक का डाटा है, मतलब कभी कभी आ सकता है कि सिटी डोज रेंज में हेड को कितनी डोज लगेगी और बॉडी सिटी में कितनी डोज लगेगी, ठीक है। और इफेक्टिव डोज कितनी होनी चाहिए, एवरेज 10 मिली सीवर्ट होनी चाहिए, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है हर मशीन पे और हर टेक्निक पे डिफर करती है, ठीक है। अब जो इफेक्टिव डोज है डिस्क्राइब करते हैं स्टोकास्टिक रेडिएशन रिस्पॉन्सेज। स्टोकास्टिक इफेक्ट कौन से होते हैं, जो कि जिसमें हमें शॉर्ट रेडिएशन एक्सपोजर लगता रहता है बट लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर अगर हमें लगता रहेगा तो स्टोकास्टिक इफेक्ट, जैसे कि कैंसर, ल्यूकीमिया, ठीक है, ऐसे ऐसे इफेक्ट शोज होते हैं, ठीक है। और देन उसके बाद हमारा आता है, ये भी एक बुक का ही है जिसमें हमें CTDI और DLP की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। CTDI की वैल्यू मिलीग्राम में और DLP में हमें पता है ना, लेंथ पता चलती है, तो मिलीग्राम सेंटीमीटर में दे रखी है, ठीक है। हेड का स्कैन जब हम 15 सेंटीमीटर में, तो CTDI लगेगा हमारा 60 और DLP 30 लगता है, ठीक है। चेस्ट की वैल्यू दे रखी है, एब्डोमेन की, पेल्विस की और ब्रेन परफ्यूजन की, ठीक है। ये वैल्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी एक बार आंखों से निकाल लेना कि हाँ कभी आ जाए तो याद रहे, ठीक है। सो यहाँ हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू सो मच। जाते जाते लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को करते जाना। ओके, गुड बाय, थैंक यू।